इतना बड़ा मूवमेंट जो कांसीराम साहब ने बनाया वो मटिया मिट हो गया। रियासतें जाति विशेष की थी, चाहे हर्षवर्धन की हो, गुजर प्रतिहार की हो, पाल की हो, राष्ट्रकूट की हो, सबके अपने अपने कबीले थे। वो तो पुराना हो, बसपा हो, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उसमें शामिल है। ये जितनी भी पार्टियां व्यक्ति विशेष चल गई, बाप के बाद बेटा अध्यक्ष, बेटे के बाद पोता अध्यक्ष। कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी में यही हाल है। एक बाप चाहता है कि मेरा बेटा राजा बने, चाहे वो लायक हो या नालायक हो। समाज लोकतंत्र को जान ही नहीं पाया है। प्रजातंत्र है क्या? मायावती जी के बाद उनके भतीजे को समाज नेता मान लगा। नहीं, तो लोकतंत्र में लोक राजा होता है। नमस्कार, मैं संजय खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस चर्चा में हमारे साथ हैं कपिल वर्मन जी, जो पत्रकार हैं, लेखक हैं, विचारक हैं और बहुत अच्छा बोलते भी हैं, वक्ता भी अच्छे हैं, चिंतन भी करते हैं देश के विषयों पर और इनका एक लंबा अनुभव है। आज हम चर्चा करेंगे, देश जब आज़ाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने 562 रियासतों को एक जगह जोड़कर अखंड भारत बनाया और जिस तरह की कल्पना भारत की होनी चाहिए थी उसको पूरा किया। हालांकि उसमें मैं नहीं जाना चाहता कि उसमें क्या मुश्किलें आई, किसने साथ दिया और किसने नुकसान दिया, लेकिन आज के भारत में उन रियासतों को क्या वास्तव में पटेल साहब का प्रयास खत्म कर पाया या वो किसी ना किसी रूप में जिंदा हैं? आज का ये चर्चा, आज के ये विषय है हमारी चर्चा का। कपिल साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी शुक्रिया। आप भली भांति जानते हैं कि पटेल साहब ने इस देश से रियासती दौर को ख़त्म किया। जी। कहीं प्यार से किया तो कहीं ज़बरदस्ती किया, जैसे भी किया वो करने में सफल रहे। लेकिन उनके जाने के बाद आप रियासतों के वजूद को कैसे देखते हैं? किस तरह की रियासतें हैं या नहीं है, उनका वजूद ख़त्म हो पाया या नहीं हो पाया, या कुछ नया स्वरूप लेके वो फिर खड़ी हैं? रियासतें पटेल साहब ने ख़त्म करी, प्यार से, राजी रिश्ते से, धमका के, लेकिन उन रियासतों ने नया रूप ले लिया। कैसे? जैसे ही 1952 में चुनाव हुआ, वो रियासतें मेंबर पार्लियामेंट बन के आ गई। राजनीति जितने भी राजा थे, लोकतंत्र में आ गई, जितने भी राजा थे, स्वरूप बदल गया उनका। स्वरूप बदल गया और वो धीरे 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 धीरे, पहले तो वो राजा रजवाड़े राजा बने, चाहे वो अर्जुन सिंह हो, ऐसे पता नहीं कितने राजा साहब थे, दिग्विजय सिंह हो, सिंधिया हो, कि सारे राजा आए और उन्होंने कब्जा कर लिया लोकतंत्र में। जी। और धीरे धीरे पार्टियों का जैसे ही गठन हुआ, उसमें नई रियासतों ने अपना रूप बदल लिया। आज पहले तो कुछ राजा थे, अब वो अलग अलग जातियों के रजवाड़े बन गए। अगर यादव के 2 रजवाड़े, एक मुलायम सिंह का, एक लालू प्रसाद यादव का। दलितों का एक रजवाड़ा है, कांशीराम का रजवाड़ा, छोटा सा पासवान जी का भी, पासवान जी का भी है ना। इसी तरह देश के अंदर रजवाड़े पैदा हो गए और वो लोकतंत्र से परे है। वहाँ चुनाव नहीं होना है, वहाँ अध्यक्ष वही रहेगा, मुख्यमंत्री वही बनेगा या उनका बेटा बनेगा और यही लोकतंत्र के भेष में राजतंत्र जिंदा है। और आपको बता दूं, रजवाड़ा जब खत्म कर रहे थे, आप शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि 2 रियासतें ऐसी थी जो पाकिस्तान जाने की बात है, हिंदू रियासतें। अच्छा। जोधपुर और बीकानेर, मतलब जो राजस्थान की 2 रियासतें थी, जोधपुर और बीकानेर। राजस्थान का राजपूताना क्षेत्र जोधपुर और बीकानेर, पाकिस्तान जाने के लिए जिन्ना से बात कर ली उन्होंने। जोधपुर ने तो बात यहाँ तक कर ली कि आप, अगर हम आपके साथ रहते हैं, भारत छोड़ के पाकिस्तान जाते हैं, तो हमें क्या क्या आप देंगे, क्या क्या आपको प्रोवाइड करना होगा। रेल चाहिए, हमारे को सुरक्षा चाहिए, ये चाहिए, जो भी चाहिए। वो तो पटेल साहब ने जब पिस्टल रखी और कहा कि नहीं, तुम्हें यहीं रहना है, अपने पिताजी का हवाला दिया, उसके दोस्त थे राजकुमार के। तो रजवाड़े तो झुके तू हैं, प्रजा आज भी होगी वही है, राजा के पीछे चलती है, नायक अधिनायकवाद आज भी है। जब चक्रवर्ती सम्राट थे वो तो एक अलग समय था। हाँ। लेकिन जब ये छोटी छोटी रियासतों में भारत टूटा, 562 रियासतों में, हाँ। ये भी रियासतें भी जाति विशेष की होती थी।
या ये सबकी थी? नहीं, वर्चस्व इन पे जाति विशेष का एक्चुअल था? में रियासतें जाति विशेष की थी, चाहे हर्षवर्धन की हो, गुजर प्रतिहार की हो, और पाल की हो, राष्ट्रकूट की हो, सबके अपने अपने कबीले थे। वो तो पुराना वक्त था जब अंग्रेजी दौर में जो वजीफा ले रहे थे लोग। नहीं, वजीफा वो ले रहे थे, ये राजपूत काल की बात करें आप? जी जी, अंग्रेजी काल की, अंग्रेजी काल नहीं, गुजर प्रतिहार के बाद राजपूत काल आया भारत के अंदर, जी। है ना। राजपूत काल में रियासतें बनी, अलग अलग रियासतें थी, कुछ रियासतें मुस्लिम शासकों की थी और कुछ इनकी थी। और उसके बाद दो भारत थे उस समय, अंग्रेजों के समय। एक भारत वो जो प्रिंसली स्टेट कहलाता था, जो रजवाड़ा था, और एक वो जो भारत था जो अंग्रेज गवर्न करते थे। ये लंबा विषय हो जाएगा। हमारा जो आज का विषय है, क्या जो छोटी रियासतें थी जी, उनकी कार्यशैली में, और जो जातीय पार्टी के नाम पे जो पार्टियां बनी हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उसमें शामिल है, ये जितनी भी पार्टियां जो व्यक्ति विशेष चल रही, बाप के बाद बेटा अध्यक्ष, बेटे के बाद पोता अध्यक्ष, इनकी कार्यशैली में और उन रियासतों की कार्यशैली में आप क्या अंतर देख रहे हैं? सेम कोई अंतर नहीं है, सिर्फ बदला है तो बोतल बदली है, शराब वही है। आप ये देखिए कि 1946 में प्रधानमंत्री बनते हैं कार्यकारी नेहरू जी, और नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी जी बन जाती हैं, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी की बात चली, राजीव गांधी का सोनिया गांधी, हाँ जो भी है, मतलब बन रही है ना। और ऐसा नहीं है सिर्फ कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी में भी हाल है। एक बाप चाहता है कि मेरा बेटा राजा बने, चाहे वो लायक हो या नालायक हो, चाहे ऐसा नहीं है छोटा है छोटे लेवल पे काम कर रहा है, बड़ा है बड़े लेवल पे काम कर रहा है। अच्छा, बात जब आएगी तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आप भी एससी समाज से हैं, हाँ। क्या इन्हें समाज स्वीकार क्यों कर लेता है? क्या योगदान देता है? समाज अभी तक लोकतंत्र, बहन मायावती जी हैं, समाज लोकतंत्र को जान ही नहीं पाया है। प्रजातंत्र है क्या भाई? सबसे ज़्यादा इस 20 साल में सबसे ज़्यादा अगर कोई लोकतंत्र के चिल्लाए तो आपका समाज सबसे ज़्यादा चिल्लाया। अगर लोकतंत्र की परिभाषा लोगों को बताई, या कहीं ना कहीं जातीय पार्टियां बनवाई, इसमें भी आपका रोल है कहीं ना कहीं। तो क्या बहन मायावती के बाद उनके भतीजे को आपका समाज, जो सबसे ज़्यादा जागरूक कहता है, बामसेफ ने जागरूक किया, तमाम काशीराम साहब आए, तमाम आंदोलन हुए, सबसे ज़्यादा अगर किसी को लोकतंत्र के प्रति जगाया गया तो आपके समाज को, एससी समाज को। तो क्या मायावती जी के बाद उनके भतीजे को समाज नेता मान लगा? नहीं, आपने ये कहा ना कि हमने जगाया। बहुजन समाज पार्टी के बैनर के पास स्टेप बाय स्टेप काम था। पहले हमने लोगों को जोड़ा, बहुजन समाज की बात करी, बहुजन समाज को जोड़ा जो 6000 समथिंग जातियों में थे। दूसरा स्टेप था कि फिर हम लोकतंत्र के प्रति अवेयर करेंगे। उससे पहले हमने सत्ता हासिल कर ली 93 में, और 95 में हमने भारतीय जनता पार्टी से साथ करके हम दूसरे स्टेप को भूल गए। लोगों को जोड़ के जब बताना था कि लोकतंत्र है क्या, स्वभाव क्या है लोकतंत्र का, लोकतंत्र में लोक राजा होता है, तो व्यक्ति विशेष अधिनायकवाद नहीं है। उस समय हम बहक गए। तो आप मानते हैं कि ये बहक गए, बोल रहा हूँ सर, एससी की भी रियासत खड़ी होगी? मैंने कहा ना बहक गए, और क्या उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। मैंने कहा बहक गए, और बहकने के बाद इतना बड़ा मूवमेंट जो कांशीराम साहब ने बनाया वो मटिया में टोके। आज वही बहुजन समाज पार्टी एक रियासत बन गई। इन रियासतों से मुक्ति कैसे मिलेगी समाज को? क्या कभी मिल पाएगी या ऐसे ही रहेगा? जब तक आप जाति और धर्म आधारित राजनीति से प्रभावित होंगे, तब तक आप कभी भी लोकतंत्र, वास्तविक लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। लोकतंत्र को कायम करना है तो आपको नागरिक बनना होगा, और नागरिक जब बनेगा तब वो अधिकार की बात करेगा। अधिकार की बात कौन करता है? सजग नागरिक। सजग नागरिक। अभी आ रहा था, आपके यहाँ आ रहा था, तो एक गार्ड नौकरी कर रहा है। मैंने उससे पूछा तुम्हारी तनख्वाह कितनी थी? 9000 रुपये। गुजारा चल जाता है उसका, तो जी क्या करें, मजबूरी है। जिस व्यक्ति को 26 दिन नौकरी करने के बाद 1 महीने की तनख्वाह मिलनी चाहिए, और 16,035 रुपये उसका मिनिमम वेज था, उसे 9,000 रुपये मिल रहे हैं, उसका ESI PF नहीं कट रहा है, लेकिन स्वीकार कर ली दास्ता उसने। क्यों? क्योंकि वो नागरिक नहीं है। वो जाट हो सकता है, गुजर हो सकता है, चमार हो सकता है, और उसके जो नेता हैं, आका हैं, जिनके नायक हैं,
वो इस्तेमाल करते हैं उनको। मतलब उनकी रियासत के गुलाम नागरिक, गुलाम है, गुलाम नागरिक, उनके गुलाम हो गए आप जाति के देखो ना, नाम पर, धर्म के नाम मैं कल आपका वीडियो दूंगी, गुजर आर्मी पर। या चमार आर्मी, क्यों? क्योंकि वो नायक बन गए हैं, उस समाज को ताकत लेके अपनी ताकत वहाँ भेज देते हैं दिल्ली में कि मेरे पास इतने आदमी हैं। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि रियासतें भी जिंदा हैं, रियासतें जिंदा हैं, समूह बदला है। रियासतें तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इस देश का नागरिक अपने नागरिक होने का एहसास नहीं करेगा, और जब वो नागरिक होने का एहसास करेगा तो अधिकार की बात करेगा, वो अधिनायकवाद को स्वीकार नहीं करेगा। आपकी रियासतें क्या है? नायक पूजा है ना, नायकवाद है। पहले तलवार के दम पे थी, वोट के दम पे। अब वोट के दम पे। जब तक वो नायक नहीं बनता है तब तक वो नायक पूजा करता रहेगा। आपको ऐसा नहीं लगता जो जिस पार्टी के से जो समाज जुड़ा हुआ है और बताओ, वो अपनी पार्टी के नेता के बुरे काम को भी अच्छा कहता है और अच्छे काम को तो अच्छा कहता है? वो बताओ, आपको एक और बताऊँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान सभा में संविधान को सौंपते हुए 3 चेतावनी दी थी भारत को। पहली चेतावनी ये थी कि नायक पूजा और भक्ति में भारत दुनिया में सबसे ऊपर है, इसका मुकाबला नहीं कर सकता। भक्ति व्यक्ति की धार्मिक आस्था के साथ मुक्ति का मार्ग तो हो सकती है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में वो नायक पूजा को जन्म देती है और अंततः तानाशाह पैदा हो जाते हैं। तो आज सब तानाशाह बन गए, अपनी अपनी रियासतों के तानाशाह हैं, जैसा वो चाहते हैं, क्योंकि उसने धार्मिक रूप से, जातीय रूप से इकट्ठा कर रखा है। एक बात और है, जितने भी रियासती हैं फिलहाल मौजूदा, ये सब गरीब परिवारों से आए हैं। जो बताते हैं कि हमारे पास खाने के लिए कुछ था भी नहीं, और 20 या 25 सालों में सभी 30 साल अधिकतम, शायद ये जो पिछली रियासतें थी उनसे भी ज़्यादा पैसे इनके पास पैदा हो गए। इन्होंने हल नहीं चलाया, इन्होंने 24 घंटे राजनीति करी, कोई फैक्ट्री नहीं चलाई। तो ये जो पैसा इन्होंने कमा लिया, इसको बचाने के लिए राजनीति कर रहे हैं या अपने समाज के सुख दुख बांटने के लिए राजनीति कर रहे हैं? ऐसे लोगों को लोकतंत्र से, न्याय से, समानता से, स्वतंत्रता से कोई सरोकार नहीं है। वो ये चाहते हैं कि लोकतंत्र के भेष में राजतंत्र कायम रहे और उसके राजा हम बन जाएं, बस। और राजा होता है वो तानाशाह होता है, राजतंत्रिक, जहाँ सवाल ना करे कोई, जहाँ कोई सवाल ना करे, वो ये चाहते हैं कोई सवाल ना करे, बस हमारे पीछे लग जाओ आप। वो भक्त पैदा करते हैं, है ना, पिछलघु पैदा करते हैं, और पिछलघु समाज कभी लोकतांत्रिक समाज को निर्मित नहीं कर सकता। ये थे कपिल वर्मन जी। आपने बताया कि जिस तरह पटेल साहब ने और हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, अपना जीवन सवा करके इस देश को आज़ाद कराया, इस देश को रजवाड़ों से मुक्त कराया, वही रजवाड़े अब दूसरी शक्ल में, पार्टियों की शक्ल में पैदा हो गए हैं। और वो सारी पार्टियां जाति विशेष का भला करने का दावा करती हैं, देश का भला करने का दावा एक भी नहीं करती। सब एक ही राट अल्पाती हैं कि मेरी जाति का हिस्सा मैं दिलवा दूंगा, मेरी जाति का हिस्सा मैं दिलवा दूंगा। हमें टिकट मांगने वाला नहीं, टिकट देने वाला बनना है। यही राग तकरीबन सभी पार्टियों के पास है, और सब अपनी जाति का भला करने का दावा करते हैं। कोई भी राष्ट्र का भला, सर्व समाज का भला करने का दावा इनमें नहीं करती। हो सकता है प्रेस के सामने, बहुत बड़ी भीड़ के सामने कुछ और कहते हों, लेकिन जो इनके अपने निजी कैडर हैं उन सब में केवल और केवल जाति का भला करने की बात होती है, समाज का हिस्सा बांट कर दिलवाने की बात होती है। यदि सारी बिरादरियां देश में, हजारों से भी 10,000 बिरादरियां हैं, अगर सब अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लें, सब अपना पार्टी बना लें, सब अपने टिकट देने की पावर पैदा कर लें, तो फिर चुनाव कौन लड़ेगा, वोट कौन देगा? सब खड़े हो जाएंगे। तो ये देश इन पार्टियों ने, इन नई रियासतों ने, जो ये मॉडर्न रियासत आई हैं, इस देश का बेड़ा गर्क करने की तैयारी में है। कपिल भाई और हम और हमारे जितने सहयोगी हैं, हमारा एक ही प्रयास है कि हम इस देश में गुजर, जाट, नाई, धोबी, कुम्हार, गडरिया, पासी, तमाम जातियों को हिंदू मुसलमान ना बना करके इस देश में नागरिक बनाएं, और एक नागरिक का शोषण करने की हिम्मत, जो एक सजग नागरिक है उसका शोषण करने की हिम्मत ना किसी सरकार में है, ना किसी पार्टी में है, और ना किसी अधिकारी में है। इसलिए
हम अपने मंच के माध्यम से अपील करते हैं कि आप सजग नागरिक बनिए। आपको किसी तरह की पार्टी के नेता की या किसी राजा की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी।